ये आज का पहला सवाल देखते हैं। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन जैनेन्द्र और तीसरा ऑप्शन अज्ञेय और चौथा ऑप्शन नागार्जुन। तो गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रमुख उपन्यास है। गोदान क्या है? उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित और कृतियां हैं जिनमें निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र आदि ये प्रेमचंद्र जी की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो याद रखिएगा। जैनेन्द्र जी की कृतियां देख लेते हैं। परख जैनेन्द्र जी की है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर ये जैनेन्द्र जी की कृतियां हैं। त्यागपत्र देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अज्ञेय जी की कृतियां नदी के द्वीप किसकी कृति है? तो अज्ञेय जी की। शेखर एक जीवनी किसकी कृति है? तो अज्ञेय जी की। और अपने अपने अजनबी किसकी कृति है? तो अज्ञेय जी की है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है कबीर, बी है जयसी, सी है सूरदास और डी है तुलसीदास। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कबीर दास जी की कृति है बीजक। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीजक कबीर दास जी की रचना है। कबीर दास जी की बीजक साखी, शबद, रमैनी। जयसी जी का देख लें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। सूरदास जी का सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। और तुलसीदास जी का देख ले तो रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नासु कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरी नाटक के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है भीष्म साहनी। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है। कमायनी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कमायनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जयशंकर प्रसाद की और रचना देख लेते हैं। कमायनी जो महाकाव्य है, प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम आदि ये जयशंकर प्रसाद जी का है। सुमित्रानंदन पंत जी का देख लेते हैं। वीणा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण ये सब सुमित्रानंदन पंत जी का है। वीणा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत का। पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। और देख लेते हैं इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसी दास ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। महादेवी वर्मा जी का देख लेते हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा,
सप्तपर्णा, सप्तपर्णा ये क्या है? तो महादेवी वर्मा जी का ये कृति है, महादेवी वर्मा जी का कृति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी, दूसरा ऑप्शन है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का रचना है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये आज का पहला सवाल देखते हैं। खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सचिन तेंदुलकर, बी है ध्यानचंद, सी है गोपीचंद और डी है दारा सिंह। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट होगा। बी ध्यानचंद इज राइट आंसर। ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साकेत किस महाजनपद की राजधानी रहा है? साकेत किस महाजनपद का राजधानी रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है काशी, बी है चेदी, सी है कौशल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आइए राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, बी गाजियाबाद, सी आजमगढ़ और डी मुरादाबाद। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? इलाहाबाद। इलाहाबाद। प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कानपुर व लखनऊ, कानपुर व लखनऊ। निम्न में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? किस जिले की जनसंख्या कम है? तो आपका ऑप्शन है महोबा, बी है हमीरपुर, सी है श्रावस्ती, डी है चित्रकूट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए महोबा इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 6 नंबर पर आ जाते हैं। देश में उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरा, बी है प्रथम, सी है पांचवा और डी है चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, चौथा। देश में उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, बी है लखनऊ, सी है दुधवा पार्क और डी है सारनाथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक लखनऊ में है। कहाँ है? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पहला है वृंदावन, दूसरा है गोवर्धन और सी है बरसाना और डी है गोकुल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, बरसाना। कौन सा? बरसाना इज करेक्ट होगा। आते हैं अगला। 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा हमीरपुर, तीसरा अलीगढ़ और चौथा कानपुर। तो किस में हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कानपुर में हुआ था। 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के
कानपुर शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश की राज्य पशु का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा हिरन, तीसरा बाघ, चौथा बारहसिंगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बारहसिंगा इज करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं हिंदी के कुछ प्रश्नों को लिए हैं यहाँ पर। तो हिंदी के प्रश्न देख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पहला है ऑप्शन शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर और डी है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? वर्ण या ध्वनि। तो ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो इस क्या लगाएंगे? वर्ण लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला पहला ऑप्शन है शब्दों के समूह को, बी नंबर है वर्णों के संकलन को, सी है शब्द गणना को और डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि आप लोगों ने वर्णमाला का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube पर उपलब्ध है, जाकर उसको देख लीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है उन्नति, बी नंबर है उन्नति, सी नंबर है उन्नति और डी नंबर है उन्नति। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, उन्नति। डी ऑप्शन सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, 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 अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ए क्या होगा? सही होगा, अन्वेषण। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। कौन सी संधि है? तो पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा स्वर और तीसरा विसर्ग और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। कौन सा संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो स्वर संधि में किसका है? तो वृद्धि स्वर संधि का। वृद्धि स्वर संधि का ये उदाहरण है। तो वृद्धि संधि नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे? स्वर संधि लगाएंगे, स्वर संधि। आइए अगला क्वेश्चन। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द के अंत में क्या लगाया जाता है? शब्द के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है। तो शब्द के अंत में प्रत्यय होगा। और शब्द के शुरू में क्या लगाया जाता है? उपसर्ग लगाया जाता है। तो शब्द के शुरू में पूछे तो उपसर्ग और अंत में पूछे तो प्रत्यय लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन है प्र, दूसरा ऑप्शन है त और सी नंबर है प्रक और डी नंबर है आत। तो लास्ट वाला तो होगा नहीं। इसमें लास्ट में जो है, लास्ट में त नहीं होगा। उपसर्ग पूछा है तो शुरू में लगेगा। आत नहीं होगा। प्रक, प्रक में आधा ख है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट होगा, प्र उपसर्ग लगा है। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए शब्द जोड़ा है। शब्द, शब्द से क्या बनेगा? समास। शब्द से समास। स से शब्द, स से समास। तो क्या बनेगा?
समास बनता है। संधि वर्णों के मेल से बनता है। जब वर्ण पूछ दे, अगर वर्ण आ जाए कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ, पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा विस्तार, तीसरा विग्रह और डी विच्छेद। तो क्या होगा, समास का संक्षेप होगा। स से समास और स से संक्षेप। संक्षिप्त मतलब छोटा करना, छोटा करना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। 4 हो गया। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक ऋण होता है, एक योग ऋण होता है, योग ऋण, और एक होता है यौगिक होता है, यौगिक। अगला क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों, पहला ऑप्शन भारतीयों, सी नंबर भारतीयों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीयों। जानवी का पर्यायवाची शब्द है। जानवी का पर्यायवाची शब्द है। जानवी का पर्यायवाची शब्द होता है सुरसरी। क्या होता है? सुरसरी। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है सहचर, बी है अरि, सी है मनुज और डी है सखा। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरि होगा। क्या होगा? अरि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मौखिक का विलोम होगा, मौखिक का विलोम होगा, तो मौखिक शब्द का विलोम होगा लिखित। मौखिक शब्द का विलोम क्या होगा? लिखित। गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का विलोम शब्द है। तो आइए देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन है अंधकार, दूसरा ऑप्शन है लगिमा, सी नंबर है घृणा और डी नंबर है नीचता। तो गरिमा का विलोम क्या होगा? लगिमा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल, पहला ऑप्शन अनुकूल, बी नंबर समानुकूल और सी नंबर प्रतिकूल और डी नंबर समयानुकूल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सुदर्शन, बी नंबर सुगत और सी नंबर सुगर्दन और डी नंबर सुग्रीव। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा। कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है। तो कौन सा होगा? आज पानी बहुत गिरा, यानी आज बहुत पानी गिरा। कौन सा वाक्य है? तो साधारण वाक्य है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कौन सा वाक्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन है साधारण, दूसरा सरल वाक्य, सी नंबर संयुक्त वाक्य और डी नंबर मिश्रित वाक्य। तो कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी मिश्रित होगा। की शब्द आया है, तो की शब्द आने से, की शब्द जब आता है तो मिश्रित वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना। तो आँख की किरकिरी होना, पहला ऑप्शन है अप्रिय लगना, धोखा देना, सी नंबर है कष्टदायक और डी नंबर है बहुत प्रिय होना। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। गंगा में सागर भरना का अर्थ है, गंगा में सागर भरना का अर्थ है सरस दोहे की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना और असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट। थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? तो अस्थाई भाव यानी रसों की कितनी संख्या है? तो रसों की संख्या 9 है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा है? तो रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण का तुलना कमल से किया जा रहा है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोपित हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जब दो शब्द आ जाए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर, बेर मतलब होता है बैर, जो खाने वाला होता है बैर, देहात में बैर बोला जाता है, बैर। तो बैर हो गया। और 3 बेर खाती है, 3 बेर खाना जो खाया जाता है तो खाती है 3 बेर, तो 3 बार खाती है। 3 बेर खाती थी यानी 3 बेर, यानी 3 बेर खाती है, खाती थी 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। तो एक का मतलब हो गया बैर और एक का मतलब हो गया बार। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।